सबसे पहले मैं उसके बैकग्राउंड में, हिस्ट्री में ले जाना चाहती हूँ, ताकि आज हमें जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे, क्यों मॉडर्नाइजेशन में क्या क्या दिक्कतें आ रही, वो हम समझ पाए। फर्स्ट फायर प्लान जब इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया, तब हमारे पास बहुत ही कम रिसोर्सेज थे और उस टाइम हमें पता भी नहीं था कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेसेस क्या है। तो गवर्नमेंट ने इकोनॉमी के सारे सेक्टर्स में इक्वली जो भी हमारे रिसोर्सेज थे उनका एलोकेशन किया, राइट। उस दौरान गवर्नमेंट का ये फोकस था कि हमारा नेट सोन एरिया बढ़े, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा थी तो एग्रीकल्चर फील्ड का जो है एरिया बढ़े। लेकिन उसका भी सैचुरेशन आ गया। एक लिमिट के बाद एग्रीकल्चर में नेट सोन एरिया बढ़ नहीं सकता, फोकस हमें करना पड़ेगा प्रोडक्टिविटी में। जब सेकंड फायर प्लान आया, राइट, महालनोबिस मॉडल के अनुसार नेहरू ने यह तय किया कि हमें हमारी इकोनॉमी में हैवी इंडस्ट्रीज पे फोकस करना होगा। इंडिया ऑलरेडी एग्रीकल्चर कंट्री है, एग्रीकल्चर अपने आप को संभालेगी, उससे हमें ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं। जितना भी लिमिटेड हमारे पास रिसोर्सेज है वो हम हैवी इंडस्ट्रीज बनाने में लगाएंगे, ताकि हमारा इंडिया इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन बन जाए, जैसे कि वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं। इसीलिए एग्रीकल्चर को डेलिबरेटली इग्नोर किया गया और जो भी रिसोर्सेज थे उसका बड़ा हिस्सा हैवी इंडस्ट्रीज को बनाने में लगा दिया गया, राइट। कैपिटल इंडस्ट्री बन गई, लेकिन कैपिटल इंडस्ट्री की ये प्रॉब्लम थी कि एक तो उनमें बनाने के लिए हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए, गेस्टेशन पीरियड बहुत ही लंबा होता है, यानी कि उसके आउटपुट या रियल उसकी प्रॉफिट आने के लिए टाइम लगता है, राइट। और इंडिया में कैपिटल जो इंडस्ट्रीज डेवलप हुई वो ज्यादा सक्सेस नहीं हो पाई। उसके कई रीजंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये था कि कैपिटल इंडस्ट्रीज जो भी हमारे ईस्टर्न इंडिया में छोटा नागपुर प्लेटू के आसपास जो भी डेवलप की गई, उसके फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस नहीं थे। यानी कि ऐसी हैवी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बनाने के लिए हमारा जो उद्देश्य था कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ी, लेकिन जो सराउंडिंग लोकल पॉपुलेशन थी उसमें एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, टेक्निकल एजुकेशन ऐसा प्रोवाइड जो था वो इनफ तरीके से नहीं किया गया। इसीलिए वो सारी पॉपुलेशन आज भी पॉवर्टी की लाइन में रह रही है। साथ ही ऐसी जो सारी कैपिटल जो हमारी इंडस्ट्रीज थी वो इंटरमीडिएट इंडस्ट्री थी, यानी इंटरमीडिएट गुड्स बनाती थी, ना कि फाइनल गुड जो एक कार या ऐसे तरह के फाइनल गुड नहीं बनाती थी। वो चेसिस, इस तरीके की आयरन प्लेट्स, इस तरह की इंटरमीडिएट गुड्स बनाती थी, राइट। तो इससे भी वैल्यू कम मिलती है। प्लस इन सारी इंडस्ट्री में जो भी मशीनरी यूज होती थी वो सारी इंपोर्ट की जाती थी। हमारी इस इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए जो भी R&D रिसर्च डेवलपमेंट होना चाहिए, जो भी लैब में इनोवेशंस होनी चाहिए, ताकि हम ही वो सारी टेक्नोलॉजी, वो मशीनरी बना पाए, वो इस टाइम पे डेवलप नहीं हुआ। इसलिए सारी मशीनरी भी इंपोर्ट की जाती थी। जो भी इंटरमीडिएट गुड था वो भी इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री में एक्सपोर्ट किया जाता था। तो इससे जो भी रियल आउटकम हमारे देश को मिलना चाहिए, जो भी हमारी इकोनॉमी को फायदा होना चाहिए, वो इस कैपिटल इंडस्ट्री से नहीं हुआ। और उसी के साथ में हमारे बजट का बड़ा सा हिस्सा बजट कैपिटल इंडस्ट्रीज में चला गया। और उसी टाइम में हुआ इंडिया चाइना वॉर। उस टाइम में भी हमारी ट्रेजरी पे बड़ा सा प्रेशर हुआ। उसी टाइम पे स्टार्ट हुए ड्रॉट्स, और ड्रॉट सिचुएशन में स्टार्ट हुए फूड क्राइसिस, फूड इन्फ्लेशन, फेमाइन और हंगर सिचुएशन। और इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए इंडिया के पास रिसोर्सेस नहीं थे, और इंडिया को इतनी बड़ी पॉपुलेशन को सर्वाइव करने के लिए फूड इंपोर्ट करने पड़े, और मजबूरन यूएसए से फूड इंपोर्ट करने पड़े, जिससे उसे मिले इंफीरियर क्वालिटी के वीट से PL 480 कहते हैं। दिस वॉज द मोस्ट एम्बेरेसिंग सिचुएशन फॉर इंडिया इन द हिस्ट्री। इसीलिए गवर्नमेंट ने तय किया कि कुछ भी हो जाए, फ्यूचर में हमें कभी ये सिचुएशन फेस ना करनी पड़े। इसीलिए हमें कोई भी हालत में फूड प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंसी हमें हासिल करनी पड़ेगी। और इसीलिए 1965-66 में एक प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया गया, जिसे हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम कहते हैं। और आज इस पूरे प्रोग्राम को ग्रीन रिवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। फिलीपाइंस और मैक्सिको में इस तरीके के ग्रीन रिवोल्यूशन आ चुके हैं, और उसको मॉडल रखते हुए हमने ये इंट्रोड्यूस किया ये प्रोग्राम। ग्रीन रिवोल्यूशन के फादर नॉर्मन बोरलॉग, उन्होंने हाई यील्डिंग वैरायटीज बनाई थी। ऐसी हाई यील्डिंग वैरायटीज के कुछ क्रॉप्स की वैरायटी हमारे इंडिया के ग्रीन रिवोल्यूशन के फादर MS स्वामीनाथन इंडिया में उस वैरायटी को लेकर आए। ग्रीन रेवोल्यूशन के हमारे ऑब्जेक्टिव क्या थे? सबसे पहला जो इमरजेंसी में करना था वो था हमें फूड क्राइसिस को एंड करना है, और हमें इस तरीके की ये फूड क्राइसिस एंड करना है कि फिर से फ्यूचर में कभी इस तरह की क्राइसिस ना आए, हम हमेशा के लिए फूड प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट हो जाए। उसके बाद लॉन्ग टर्म बेस पे हम ये करेंगे कि हमारी एग्रीकल्चर की मॉडर्नाइजेशन हो जाए और एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का इंटरफेस बने, राइट, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वो भी इंडस्ट्री के साथ जुड़े, और इंडस्ट्री में एग्रीकल्चर में आने वाले क्वालिटेटिव सीड्स वो भी इंडस्ट्री से आए, यानी फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस एग्रीकल्चर की इंडस्ट्री के साथ जुड़ जाए।
तो इस सारे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के साथ ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में आया। लेवल 1 ग्रीन रेवोल्यूशन में सबसे पहले ये किया गया कि हमारे एग्रीकल्चर को कैसे मॉडर्नाइज करें, फार्मर्स को हाई यील्डिंग वैरायटी दो, इरिगेशन प्रोवाइड करो, फर्टिलाइजर्स दो, पेस्टिसाइड्स दो, उसे मिकेनाइजेशन या ट्रैक्टर्स या जो भी टूल्स चाहिए वो दो, इससे हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी। लेकिन ये सारी प्रोसेसेस क्रॉप स्पेसिफिक और रीजन स्पेसिफिक होनी चाहिए। क्रॉप स्पेसिफिक यानी कि सिर्फ व्हीट क्रॉप के अराउंड हम इस पूरे प्रोग्राम को कॉन्सेंट्रेट किया, और रीजन स्पेसिफिक यानी कि ये जो सारी फैसिलिटी हम हाई यील्डिंग वैरायटी, इरिगेशन, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, ये सारी फैसिलिटी हम कुछ लिमिटेड एरिया में ही देंगे, राइट। वैसे इंडिया के पास हम देख रहे हैं कि बहुत ही कम रिसोर्सेज के ऊपर से ड्रॉट्स, वॉर सिचुएशन हो गई, राइट, इंपोर्ट करनी पड़ी, उसमें भी पैसा जा रहा है, तो बहुत ही कम रिसोर्स है और इमरजेंसी की सिचुएशन है, हमें डायरेक्टली बहुत ही जल्दी आउटकम चाहिए। और इसीलिए अगर पूरे इंडिया में इस तरीके का प्रोग्राम अगर इंट्रोड्यूस किया जाता तो उसके आउटकम आने में बहुत ही टाइम लगता, क्योंकि हमने देखा है कि अलग अलग रीजन की अलग अलग डिमांड है, अलग अलग प्रॉब्लम्स, उन सभी को सॉल्व करने अगर गवर्नमेंट बैठती तो कई साल लग जाते हमारी फूड सफिशिएंसी को पाने में। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने तय किया कि हमारे पास कम रिसोर्सेज है, टाइम बहुत कम है, तो हम कुछ ही रीजन में ये ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो इंट्रोड्यूस करेंगे। और ऐसे रीजन जो चूज किए गए वो थे पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी। ये रीजन चूज करने का कारण क्या था? सबसे पहले यहाँ पे लैंड रिफॉर्म्स अच्छे से इम्प्लीमेंट हो चुका था, यानी कि ऑलरेडी पंजाब हरियाणा में फार्मर्स जो थे वो खुद अपने लैंड के ओनर थे, जमींदारी सिस्टम नहीं थी, प्लस उनके फार्म की साइजेस बहुत बड़ी थी, इसीलिए ये फार्मर्स रिच थे, रिस्क टेकिंग एबिलिटी वाले थे, वो रिस्क ले सकते थे, यानी हाई यील्डिंग वेराइटीज कैसा देगी उनको पता नहीं था, वो पूरा रिस्क को उठाने के लिए ये लोग विलिंग थे, राइट। नई टेक्नोलॉजी, पूरा जो इरिगेशन आएगा या मिकेनाइजेशन आएंगे, तो उस सभी चीजों को खरीदने में और उन सभी चीजों को ट्राई करने के लिए ये फार्मर्स एबल थे, राइट, क्योंकि दे आर द रिच फार्मर्स, मोस्ट प्रॉस्परस फार्मर्स इन इंडिया। तो इसीलिए इस एरिया में अगर ये सारी फैसिलिटी उनको दी जाएगी तो बहुत ही जल्दी हमें आउटकम मिल जाएगा। तो इसीलिए ये रीजन चूज किया गया ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए। ग्रीन रेवोल्यूशन इस तरह से कुछ रीजन में या कुछ क्रॉप में इंट्रोड्यूस करने के बाद क्या क्या बेनिफिट हुए लॉन्ग टर्म हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से? एक तो हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में काफी इंप्रूवमेंट हुआ, ऊपर से व्हीट की तो प्रोडक्टिविटी 4 टाइम्स बढ़ गई और आज वर्ल्ड की हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी को मैच करती है। उसके साथ ओवरऑल फूड प्रोडक्शन में भी फायदा हुआ, क्योंकि पंजाब में फिर व्हीट के अलावा इरिगेशन फैसिलिटी थी, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स थे, तो और भी फूड क्रॉप्स में वहां पे प्रोडक्शन हुआ, राइट, और प्रोडक्शन में इंप्रूवमेंट हुई। 1950-51 में हमारा प्रोडक्शन था, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अराउंड 50 मिलियन टन, जो 90s में 200 मिलियन टन तक पहुंच गया, राइट। उसके बाद अलग अलग क्रॉप्स में भी, यानी शुगर केन, जवार, पोटेटोज, इन 3 क्रॉप्स में प्रोडक्टिविटी में इंप्रूवमेंट हुई। शुगर केन की प्रोडक्टिविटी भी आज हमारे कंपेरेटिवली दूसरे क्रॉप्स के कंपैरिजन में काफी हाई प्रोडक्टिविटी है। उसके अलावा जो भी फार्मर्स रीच हो चुके हैं वो अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वेस्ट करने लगे, जैसे पोल्ट्री है, मिल्क यानी डेयरी, फिशिंग, इन सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी बूस्ट मिला। उसके साथ हैवी फर्टिलाइजर का यूजेज हुआ, इसकी वजह से फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को भी बूस्ट मिला, राइट। जो भी अलग अलग दूसरे स्टेट थे उन्होंने ये सक्सेस देखे, उन्होंने भी अपने स्टेट में इरिगेशन को बढ़ावा देने के लिए वहां पे भी ट्राई किए गए। उसके साथ अलग अलग स्टेट में जो भी वेल ऑफ या ज्यादा इकोनॉमिकली स्टेटस, अच्छे स्टेटस वाले फार्मर्स ने अपने फील्ड्स में इरिगेशन का जो है, इरिगेशन के लिए ट्यूबवेल लगाना शुरू किया। और ज्यादातर जो सेमी एरिड रीजन है, गुजरात एंड ये रीजन, राजस्थान, तमिलनाडु, इन सारे रीजन के रिच फार्मर्स ने ट्यूबवेल इरिगेशन का बहुत ही ज्यादा यूज किया और इसीलिए आज ये ट्यूबवेल रिवोल्यूशन कहलाता है। जो मोर देन 60% ऑफ यूजेज जो आज ट्यूबवेल का हो गया है, वो इस ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हुए सक्सेस की वजह से हुआ है। पंजाब हरियाणा रीजन में जहाँ पे पूरा एग्रीकल्चर बहुत ही प्रॉफिटेबल हो गया, तो उसके लिए सारी और भी एंसिलरी फैसिलिटी वहां पे डेवलप की गई, यानी रोड्स, मार्केट, कोल्ड स्टोरेजेस, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब इस रीजन में वहां पे डेवलप हो गया। सबसे बड़ा फायदा ग्रीन रेवोल्यूशन का ये हुआ कि ग्रीन रेवोल्यूशन होने के बाद इंडिया में एक भी इंसिडेंट फेमाइन का नहीं हुआ, राइट। ड्रॉट होते हैं, लेकिन ड्रॉट की वजह से जो भूखमरी की सिचुएशन आती है, जिसे फेमाइन कहता है, फेमाइन इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद एक भी बार नहीं हुआ। तो ये सबसे बड़ा उसका बेनिफिट है ग्रीन रेवोल्यूशन का। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन के सामने क्रिटिसिज्म भी बहुत सारे हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बताया ग्रीन रेवोल्यूशन सिर्फ व्हीट के क्रॉप के सराउंडिंग
और पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के सराउंडिंग हुआ था। और इसके लिए वहां पे अलग अलग रीजन में, उसके कंपेयर में अलग रीजन में जो है डिस्पैरिटी जो है वो ज्यादा शुरुआत हुई। यानी कि पंजाब, हरियाणा के या वेस्टर्न यूपी के फार्मर्स ऑलरेडी रीच थे और उन्हें इस पूरे ग्रीन रेवोल्यूशन से और भी बेनिफिट हुआ और भी ज्यादा रीच हो गए। लेकिन जो फार्मर्स रेनफेड एरियाज में रह रहे हैं, ईस्टर्न इंडिया में रह रहे हैं, राइट, वो ऑलरेडी पुअर है, उनमें कोई चेंजेस नहीं है और उन लोगों का, उन फार्मर्स को निग्लेक्ट हुआ। तो इसकी ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से क्रिटिसिज्म है कि डिस्पैरिटी हुई, राइट। लेकिन अगर हम करीब से देखें तो इस पूरी सिचुएशन जो डिस्पैरिटी बनी है, उस पूरी सिचुएशन में ग्रीन रेवोल्यूशन का कोई उसमें हाथ नहीं। ग्रीन रेवोल्यूशन आप देखिए किस सिचुएशन में इंट्रोड्यूस किया गया। हमारे फूड क्राइसिस की सिचुएशन को इमीडिएटली खत्म करने के लिए उसको इंट्रोड्यूस किया गया, जल्दी से जल्दी आउटकम मिले, इसीलिए उसको रीजन स्पेसिफिक बनाया गया। लेकिन प्रॉब्लम तब आए कि जब ग्रीन रेवोल्यूशन के जो सक्सेस थे वो अलग अलग रीजन में उसको स्प्रेड नहीं किया गया, राइट। जो भी सक्सेस पंजाब, हरियाणा में हुआ, वो भी सारी सक्सेस या जो भी उनकी जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस डेवलप हुई थी, हाई यील्डिंग वैरायटीज थी, वो ईस्टर्न इंडिया और इंडिया के अलग अलग रीजन में इंट्रोड्यूस नहीं की गई। ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसे सक्सेस को अलग अलग रीजन में स्प्रेड करने के लिए इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन चैनल्स होनी चाहिए, राइट, क्योंकि हर एक रीजन की अपनी अलग डिमांड है। ईस्टर्न इंडिया की अलग सिचुएशन है, वहां के फार्मर की अलग सिचुएशन है, इकोनॉमिक सिचुएशन है, क्लाइमेटिक सिचुएशन अलग है। तो इसीलिए जो भी ग्रीन रेवोल्यूशन पंजाब, हरियाणा में हुआ, उससे कुछ मॉडिफाई करने के बाद हमें ईस्टर्न इंडिया में वो अप्लाई करना था और उसी तरह से अलग अलग रीजन में उनके डिमांड के अनुसार वहां पे मॉडिफाई करके ग्रीन रेवोल्यूशन को अप्लाई करना था, जो अच्छे से नहीं हुआ, राइट। हर एक की अपनी डिमांड थी और उस हिसाब से टेक्नोलॉजिकली एग्रो जो की प्रैक्टिसेस थी, मॉडिफिकेशन नहीं हुआ, वहां पे उसका एप्लीकेशन नहीं हुआ। उसके साथ इस तरह की बड़े पैमाने पे अगर हमें रिवोल्यूशन लाना है तो हमें एक बड़ा सा नेटवर्क चाहिए, यानी कि एप्लीकेशन एक पूरी टेक्नोलॉजी का होना चाहिए, राइट। उसके साथ साथ ये पूरी जो प्रोसेस है उसकी मॉनिटरिंग करनी पड़ती है कि वो किस तरह से हो रही है, राइट। तो इस पूरी मॉनिटरिंग साथ साथ में सारे फार्मर्स की अवेयरनेस, लिटरेसी लेवल बढ़ाना, उनको मार्केटिंग फैसिलिटी देना और बहुत सारा जो सारे फैक्टर्स एग्रीकल्चर से जुड़े हैं उन सभी चीजों पे ध्यान देना। तो इस सारी फैक्टर्स पे प्रॉपरली ध्यान नहीं देने की वजह से इंडिया में पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी के अलावा और सारे रीजन में ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस नहीं हो पाया, राइट। तो ये स्पेसिफिकली ग्रीन रेवोल्यूशन का प्रॉब्लम नहीं है कि जिससे डिस्पैरिटी बढ़ी। ग्रीन रेवोल्यूशन का सक्सेस दूसरे एरिया में लाने के लिए हम फेल हुए और इसकी वजह से डिस्पैरिटी बढ़ी। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के अगर डिमेरिट्स मैं अगर निकालूं क्या क्या उसे नेगेटिव आउटकम आए, तो इंटरक्रॉप और इंटर रीजनल डिस्पैरिटी बढ़ी, राइट। पल्सेस, मिलेट्स, ऑयल सीड्स वो साइड ट्रैक हो गए, उन्हें निग्लेक्ट कर दिया गया और इसकी वजह से आज पल्सेस और ऑयल सीड्स उनको हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है। एग्रो मॉडर्नाइजेशन जो पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी साइड में हुआ, वो दूसरे हमारे इंडिया में जो ड्राईलैंड रीजन थे, रेनफेड रीजन है, वहां पे नहीं पहुंच पाया। लार्ज फार्मर्स जो ऑलरेडी रीच थे वो ज्यादा रीच हो गए और जो वैसे भी पुअर थे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। जो भी एग्रीकल्चर में ये इंप्रूवमेंट आया पंजाब, हरियाणा रीजन में ग्रीन रेवोल्यूशन के एरिया में, उसमें बहुत ही हाईली इनपुट इंटेंसिव एग्रीकल्चर किया गया, यानी ओवर इरिगेशन, एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इस तरीके का इनपुट इंटेंसिव एग्रीकल्चर वहां पे किया गया और आज उसके कुछ नेगेटिव आउटकम हम देख रहे हैं। सॉइल की सैलिनिटी बढ़ रही है, सॉइल का पोल्यूशन बढ़ रहा है, राइट। तो ये सारे नेगेटिव आउटकम भी ग्रीन रेवोल्यूशन के एरिया में से भी नजर आ रहे हैं। लास्ट ईयर मेंस 2014 क्वेश्चन, व्हाई डिड ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया वर्चुअली बाईपास द ईस्टर्न रीजन डिस्पाइट फर्टाइल सॉइल एंड गुड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा कि हमें किस सिचुएशन में ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया, राइट। हमारे क्या इमरजेंसी की सिचुएशन थी, ड्रॉट, फेमाइन की सिचुएशन, वॉर सिचुएशन, कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री में हमारा एलोकेशन। उसके बाद हमें बताना कि ऐसी इमरजेंसी की सिचुएशन में गवर्नमेंट को इमीडिएट रिजल्ट चाहिए था, राइट। सो रिसोर्सेज ऑलरेडी कम थे और इसीलिए सिर्फ वेस्टर्न रीजन में ये अप्लाई किया गया क्योंकि वेस्टर्न रीजन में फार्मर्स ऑलरेडी रिच थे, फार्म की साइजेस ऑलरेडी बड़ी थी, रिस्क टेकिंग अवेलेबिलिटी थी फार्मर्स में, तो इसीलिए बहुत ही जल्दी इसमें आउटकम मिलने के चांसेस थे, इसीलिए वेस्टर्न रीजन में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया गया। ईस्टर्न रीजन की बात करेंगे, ईस्टर्न रीजन में माना फर्टाइल लैंड है, गुड रेनफॉल है, उनकी नेचुरल कंडीशन बहुत ही अच्छी, लेकिन इकोनॉमिकल कंडीशन इस रीजन की वो इतनी अच्छी नहीं है, राइट। लैंडलेस फार्मर्स है, मार्जिनल फार्मर्स है,
छोटे छोटे लैंड के साइजेस है, इसलिए अगर गवर्नमेंट को वहां पे मेकेनाइजेशन इंट्रोड्यूस करना है तो पहले लैंड कंसोलिडेशन करना पड़ता। लैंड कंसोलिडेशन के लिए वही फार्म एक्सचेंज या कोऑपरेटिव फार्मिंग जिसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है, तो लैंड कंसोलिडेशन नहीं हो पाता। उसके साथ जो भी हाई यील्डिंग वेराइटीज उनको इंट्रोड्यूस करनी है या फर्टिलाइजर, इरिगेशन, तो इस सब के लिए इन सभी फार्मर्स को फाइनेंस देना पड़ता, उनको लिटरेसी देनी पड़ती, अवेयरनेस देनी पड़ती, राइट। उसके लिए भी टाइम चाहता और गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी लिमिटेड रिसोर्सेज थे, तो इन सभी को फाइनेंस करने के लिए भी ज्यादा प्रॉब्लम दिक्कतें आती, राइट। तो गवर्नमेंट उसके साथ ये सारे जो फार्मर्स वो बहुत ही पुअर हैं, राइट, ऑलरेडी एक्सप्लॉइटेड, तो ज्यादा नई टेक्नोलॉजी को अपनाने में भी वो एवर्स होते या रेजिस्ट करते, जल्दी से वो टेक्नोलॉजी नहीं अपनाते। तो इस तरीके की काफी अनसर्टेनिटीज थी, काफी टाइम लगने के चांसेस थे। तो इसी वजह से ईस्टर्न रीजन को गवर्नमेंट ने बाईपास किया और सिर्फ नॉर्थ वेस्ट रीजन को ग्रीन लिबरेशन के लिए चूज किया। तो पूरा अराउंड 100-120 वर्ड्स में आंसर लिख सकता है। ग्रीन रिवोल्यूशन को अगर स्प्रेड करने की बात आए तो हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। जो भी नॉर्थ वेस्ट रीजन में ग्रीन रिवोल्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ वो इनपुट इंटेंसिव था, राइट। वैसा कैरेक्टर हमें आगे नहीं यूज करना है, राइट, क्योंकि हमने देखा कि इस तरह की इनपुट इंटेंसिटी की वजह से सॉइल के में या वाटर में पोल्यूशन के, सॉइल साइट के इश्यूज आ रहे हैं। तो इसीलिए अगर हम ग्रीन रिवोल्यूशन अदर एरियाज में लेने चाहते हैं तो हम सस्टेनेबल एग्रो प्रैक्टिस की यूज करेंगे, उसकी जो नेचुरल लिमिट है उसके हिसाब से वहां पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करेंगे। ड्राई लैंड है तो लेस वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स, वेट है तो ज्यादा वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स, बहुत ही ऑप्टिमम यूज ऑफ नेचर रिसोर्सेज वहां पे करेंगे हम। एग्रो क्रॉप्स के साथ साथ नॉन एग्रो क्रॉप्स एक्टिविटी जो मैंने बताया, डेयरी, पिस्टिकल्चर, पोल्ट्री, इस सारी एक्टिविटीज पे भी ध्यान दिया जाना चाहिए। क्रॉप में भी डाइवर्सिफिकेशन हो, सिर्फ व्हीट और राइस नहीं, लेकिन पल्सेस, मिलेट, ऑयल सीड पे भी फोकस किया जाए ताकि इंडिया की न्यूट्रिशन सिक्योरिटी बनी रहे, राइट। तो इस तरह से अगर हम हर एक फैक्टर्स पे ध्यान दें तो हमारे यहाँ सिर्फ ग्रीन नहीं, एवरग्रीन रिवोल्यूशंस भी आ सकता है। ये जो पूरा इम्बैलेंस हो चुका था, राइट, व्हीट पे ज्यादा फोकस, मिलेट, पल्सेस और ऑयल सीड पे जो पूरा निग्लेक्ट हो चुका था, उसको बैलेंस करने के लिए गवर्नमेंट ने फूड सिक्योरिटी मिशन इंट्रोड्यूस किया था इन 2007। सो दिस इज डिफरेंट फ्रॉम फूड सिक्योरिटी एक्ट, ओके। ये सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव मिशन है जो पॉलिसी तैयार करता है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने मिशन मोड पे ये पॉलिसी तैयार की। 12th फायर प्लान में इसे इंट्रोड्यूस किया गया। उसके 5 कंपोनेंट्स दिए गए, राइस, व्हीट, पल्सेस, मिलेट्स और कॉमर्शियल क्रॉप, यानी कि सारे जो भी हमारे क्रॉप से जो भी निग्लेक्ट भी हो गए थे उन सभी को इस पॉलिसी में, इस मिशन में स्थान दिया गया ताकि सभी क्रॉप्स के टाइप्स पे अलग से बैलेंस वे में उसको ध्यान दिया जा सके। उसके 2 पार्ट्स है इस मिशन के। पहले तो गवर्नमेंट ने उन क्रॉप्स के लिए टारगेट्स तय किए कि इतना टारगेट, इतना प्रोडक्शन हमें अचीव करना है, और उस टारगेट को अचीव करने के लिए फार्मर्स के साइड पे क्या क्या कैपेसिटी बिल्डिंग, क्या क्या उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो टारगेट गवर्नमेंट ने तय किए। राइस का प्रोडक्शन हम 10 मिलियन टन करेंगे पर एनम, और व्हीट का 8 मिलियन टन करेंगे, सॉरी, एट द एंड ऑफ द फायर प्लान। पल्स का 4 मिलियन टन और कोआर्स सीरियल्स या मिलेट्स है उनका 3 मिलियन टन आफ्टर एंड ऑफ 12th ईयर प्लान। इतना प्रोडक्शन उनका होना चाहिए, यानी इतनी लेवल पे प्रोडक्शन होनी चाहिए। उस प्रोडक्शन टारगेट को अचीव करने के लिए फार्मर को कैसी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। तो एक फैसिलिटी जिसे कहते हैं फार्म फील्ड स्कूल्स, यानी फार्मर ऐसे स्कूल में जाके एग्रीकल्चर से रिलेटेड ट्रेनिंग ले सकते हैं। ऐसे स्कूल में फार्मर्स को फार्म मेकेनाइजेशन की ट्रेनिंग दी जाएगी, किस किस तरह के टूल्स अवेलेबल है, कैसे उन्हें यूज करते हैं। रिसोर्स कंजर्वेशन टेक्निक, यानी किस तरीके की सॉइल कंजर्वेशन हो सकता है, वाटर कंजर्वेशन हो सकता है, एफिशिएंटली किस तरीके के वाटर एप्लीकेशन टूल, सपोज फॉर एग्जाम्पल स्प्रिंकलर्स है, ड्रिप इरिगेशन है, तो इस तरीके के इरिगेशन के भी डिफरेंट टाइप के टूल्स जो नई टेक्नोलॉजी होती है उनसे उन्हें माहितगार किया जाएगा। उसके बाद क्रॉपिंग सिस्टम बेस्ड ट्रेनिंग, यानी कि जिस रीजन में जिस तरीके की सॉइल है, जिस तरह का क्लाइमेट है, वहां पे उनके हिसाब से क्रॉपिंग के अलग अलग कॉम्बिनेशन या क्रॉप्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन उन्हें रेकमेंड किए जाएंगे। तो इस तरीके की ट्रेनिंग फार्म फील्ड स्कूल में फार्मर्स को दी जाएगी। उसके साथ साथ क्लस्टर डेमोन्स्ट्रेशन दिया जाएगा, यानी जो भी हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है वहां पे जो साइंटिस्ट है उन्होंने कई नई टेक्नोलॉजी डेवलप की होती है, कोई नई वैरायटी डेवलप की होती है, तो वो फार्म पे जाके ऑन ग्राउंड वहां पे उन्हें डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाएंगे कि कैसे इस तरीके की टेक्नोलॉजी को यूज की जाती है, राइट। जैसे राइस में नई टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, जैसे कहते हैं डायरेक्ट सीडेड राइस, ये लाइन ट्रांसप्लांटिंग राइस या सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। तो अलग अलग ये नई टेक्नोलॉजी को
डेमोस्ट्रेट किया जाता है फार्मर्स के सामने। उसके बाद डेमोस्ट्रेशन ऑफ फ्रंट लाइन टेक्नोलॉजी, हाइब्रिड वेराइटीज तैयार होती है, राइट, उनको डिस्ट्रीब्यूशन या उनका वहां पे डेमोस्ट्रेशन दिया जाता है फार्मर्स को। तो इसके हिसाब से फार्मर जो है इन सारी नई नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर पाए, राइट। तो इस तरह से कि गवर्नमेंट ने फूड सिक्योरिटी मिशन इंट्रोड्यूस किया ताकि व्हीट राइस के अलावा यानी फूड ग्रेन्स क्रॉप्स के अलावा दूसरे क्रॉप्स पे भी अच्छे से ध्यान दे सके। तो अगर आइडियलाइज हमें ग्रीन रिवोल्यूशन इंडिया में इंट्रोड्यूस करना है तो हमें ये 4 फैक्टर्स ध्यान पे रखने होंगे। एक तो इन्वेस्टमेंट, हमारे एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की जरूरत है, बोथ फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड एंड ऑल्सो फ्रॉम इंडिविजुअली फार्मर्स साइड, राइट। गवर्नमेंट के साइड से भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है, फार्मर के साइड से भी उसको अलग अलग इनपुट के जरिए इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की जरूरत है। उसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा इनोवेटिव सीड्स डेवलप करने की जरूरत है। पॉलिसी, प्राइसिंग पॉलिसी को बैलेंस करने की जरूरत है। आज जो एमएसपी हमारी व्हीट या राइस से टिल्टेड है, राइट, उसे बैलेंस करनी चाहिए। एग्रीकल्चर ट्रेड, उसको बढ़ावा देने की जरूरत है। यानी कि इन्वेस्टमेंट में अगर इंडिविजुअली या हम गवर्नमेंट के हिसाब से देखें तो इन्वेस्टमेंट तब बढ़ेगा जब फार्म कंसोलिडेशन होगा या लैंड कंसोलिडेशन होगा, लैंड की साइज बढ़ेगी तभी प्रोडक्शन बढ़ेगा और तभी फार्मर के पास एक इनफ इनकम आएगी या इनफ डिस्पोजेबल इनकम आएगी कि वो फिर से उस फार्म में इन्वेस्ट कर पाए। तो उस फार्म के कंसोलिडेशन के लिए मेक इन इंडिया है, राइट, ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो, स्किल डेवलपमेंट हो, या इसकी वजह से फार्मिंग सेक्टर में जो सरप्लस पॉपुलेशन है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जा पाए, लैंड ज्यादा रिलीज हो और लैंड की साइज बढ़े। उसके साथ R&D में लैंड टू फील्ड कनेक्शन होना जरूरी, यानी कि जो भी एग्रीकल्चर लैब्स या यूनिवर्सिटीज में जो भी इनोवेशन हो रही है तो वो फार्मर्स के पास आनी जरूरी है, राइट, उनमें वो इन्फॉर्मेशन आनी जरूरी है, तभी उसका टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन हो पाएगा। उसके साथ उन सभी यूनिवर्सिटीज में जो भी नए नए टेक्नोलॉजी डेवलप हुई या नए नए टूल्स या व्हीकल्स डेवलप हुए तो उन्हें भी इंडस्ट्री के साथ कनेक्शन होना जरूरी है ताकि उस डिफरेंट टेक्नोलॉजी या टूल्स का कॉमर्शियल वे पे प्रोडक्शन हो पाए और ताकि सारे इंडिया के फार्मर्स को उसका लाभ मिल सके। प्राइसिंग पॉलिसी, FCI में रिफॉर्म्स, आप शांता कुमार कमेटी के बारे में देख लीजिए। सारी जो फूड कॉर्पोरेशन हमारी जो इंडस्ट्री है, सॉरी FCI, तो उसके अंदर रिफॉर्म्स की जरूरत है। बहुत ही एक्सेसिव अमाउंट में जो स्टोरेज हो रहा है वो कम हो जाए और MSP में भी बैलेंस होना चाहिए। वो मार्केट को वो रिफ्लेक्ट करनी चाहिए MSP, राइट, जो भी प्रोड्यूस के दाम है वो मार्केट को रिफ्लेक्ट करनी चाहिए, ना कि पॉलिटिकल वोट बैंक के जरिए उसको बदलाव किए जाए, राइट। तो इस तरह से MSP भी बैलेंस होनी जरूरी है। एग्रीकल्चर ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए सबसे बड़ा जो बैरियर है, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है APMC एक्ट। इसकी वजह से फार्मर्स और इंडस्ट्री के डायरेक्ट कनेक्शन नहीं बन पा रहा है। फार्मर जो है इंडस्ट्री या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री या फिर कंज्यूमर के साथ उनका जो डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए, इंडस्ट्री के साथ डायरेक्ट उसका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होना चाहिए, राइट। तो उसकी वजह से ही हमारे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री डेवलप होगी। तो इस सारी चीजों को अगर हम ध्यान रखें तो हमारे यहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन ही नहीं, एवरग्रीन रेवोल्यूशन आ सकता है। क्रॉप, लैंड, वाटर, न्यूट्रिशन, मॉडर्नाइजेशन। अब फैक्टर चलते हैं एक्सटेंशन। छोटा सा टॉपिक, लेट्स कंप्लीट। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन यानी कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड एजुकेशन प्रोवाइड करना, राइट। फार्मर्स को अब उसकी अवेयरनेस हो, उसके साथ वेटरनरी एजुकेशन, उसमें भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, ज्यादा हाइब्रिड ब्रीड पैदा की जाए, हाइब्रिड क्रॉप्स में भी हाइब्रिड सीड्स पैदा किए जाए। तो इस तरह का जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एग्रीकल्चर में होना चाहिए तो उसे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन कहता है, राइट। ये सारा एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसकी इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेशन, जो ऑन फील्ड या फार्मर्स जो उसके पास आनी चाहिए। उसके लिए ट्रेनिंग, डेमोन्स्ट्रेशन, ये सब जरूरी होता है। गवर्नमेंट ने इंडियन बजट में 3 स्कीमें इंट्रोड्यूस की थी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। फर्स्ट, इसे कहते हैं फार्मर फर्स्ट। इस स्कीम के तहत फार्मर और साइंटिस्ट के बीच में लिंकेज किया जाएगा, यानी साइंटिस्ट खुद फील्ड पे जाएंगे और अपनी टेक्नोलॉजी या जो भी नॉलेज है उसका एक्सपर्टाइज को वो लोग वहां पे डेमोन्स्ट्रेशन देंगे, उनको इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेशन करेंगे, राइट। ट्रेनिंग डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए ये किया जाएगा। उसके बाद दूसरी स्कीम है स्टूडेंट रेडी। इस स्कीम के तहत जो भी रूरल यूथ है उनको एग्रीकल्चर एजुकेशन के लिए प्रमोट किया जाएगा कि वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जाए, वहां पे एग्रीकल्चर के बारे में पढ़े। उसके साथ साथ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए इन रूरल जो गांव के जो यूथ होते हैं उनमें एंटरप्रेन्योर स्किल का डेवलपमेंट हो ताकि वहां पे वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को जो है वो बढ़ावा मिले। उसके बाद तीसरी स्कीम है आर्या स्कीम।
इस स्कीम के तहत जो रूरल के जो यूथ होता है, राइट, उनके पास इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होने की वजह से वो अर्बन एरिया में जो माइग्रेट करता है, उसे रोकने के लिए, उन्हें एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट बनाने के लिए वहां पे उन्हें इस तरीके का एग्रीकल्चर का एजुकेशन दिया जाता है, प्लस एग्रीकल्चर से रिलेटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज वहां पे अपॉर्चुनिटी वहां पे बढ़ाई जाती है। जैसे कि हमने देखा पोल्ट्री, स्पीसी कल्चर, सेरी कल्चर, डेयरी डेवलपमेंट या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। तो इस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी रूरल एरिया में बनाई जाए ताकि वहां का यूथ रूरल एरिया में रहकर ही उसी एरिया में डेवलपमेंट प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर पाए। ये सारी 3 स्कीमें जो थी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की थी। ये सारे फैक्टर्स क्रॉप, लैंड, वाटर, न्यूट्रिशन, मॉडर्नाइजेशन, एक्सटेंशन और एक फैक्टर पे चलेंगे फाइनेंस, लेकिन 10 मिनट्स के ब्रेक के बाद। इंडियन इकोनॉमिक ज्योग्राफी में जो भी एग्रीकल्चर का टॉपिक हमें करना है उसमें से क्रॉप्स, लैंड, वाटर या इरिगेशन, न्यूट्रिशन, मॉडर्नाइजेशन, एक्सटेंशन, ये सारे फैक्टर्स हमने देख लिए। 2 फैक्टर्स बाकी रह गए कि फाइनेंस और दूसरा मार्केटिंग। चलते फाइनेंस या एग्रीकल्चर फाइनेंस किस तरह से होगा। फार्मर को इन सभी चीजों के लिए फाइनेंस का जरूरत है। उसे हाई यील्डिंग वैरायटीज खरीदने के लिए या मिकेनाइजेशन, ट्रैक्टर्स, ये सारे एग्रीकल्चर इक्विपमेंट खरीदने के लिए, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड खरीदने के लिए, इरिगेशन फैसिलिटी डेवलप करने के लिए, सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक या उसे सीखने के लिए या अप्लाई करने के लिए, और उसके प्रोड्यूस को कोल्ड स्टोरेजेस पर रखने के लिए। तो इन सभी चीजों के लिए फार्मर के पास फाइनेंस होना जरूरी है, राइट। गवर्नमेंट में इस एग्रीकल्चर फाइनेंस की सबसे फोरफ्रंट स्कीम या फैसिलिटी वो है किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, राइट। तो इसके तहत गवर्नमेंट जो है वो फार्मर्स को कुछ क्रेडिट देती है, राइट। जैसे क्रेडिट कार्ड हम यूज करते हैं, पहले से पैसे दिया जाता है और उसके बाद जिस तरीके का कंजप्शन होता है, एक्सपेंडिचर होता है, फिर जो भी यूजर होता है उसे बाद में जो है वो फिर से फिलअप करता है, फिर से उसको पे करता है। तो इसी तरह से फार्मर्स को पहले एडवांस में क्रेडिट कार्ड दिया जाता है, क्रेडिट उनको दी जाती है। उसके तहत उनको क्रॉप लोन्स, टर्म लोन्स, कंजप्शन लोन्स, ऐसी लोन्स दी जाती है और बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट में फिर फार्मर्स उन्हें जो है वो रीपे करता है। इस क्रेडिट कार्ड स्कीम में उनको एक क्रेडिट कार्ड दिया जाता है, किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाता है, जिसे वो एटीएम में भी यूज कर सकता है, राइट। उसके साथ किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम में उनको रिस्क कवरेज भी दिया जाता है। अगर एक्सीडेंटल डेथ है तो 50,000 और परमानेंट डिसेबिलिटी के लिए 20,000 रुपीज भी दिए जाते हैं। तो इस तरीके का इकोनॉमिक कुशन गवर्नमेंट किसान को प्रोवाइड करती है। उसके साथ नेशनल एग्रीकल्चर या क्रॉप इंश्योरेंस प्रोग्राम, उसमें गवर्नमेंट ने नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, वाटर बेस्ड, वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, कोकोनट पाम इंश्योरेंस स्कीम, इन सभी को मर्ज करके नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम बनाई है। ये स्कीम इंडिया के कोई भी फार्मर्स है, सभी फार्मर्स के लिए अवेलेबल है, सभी क्रॉप्स के लिए अवेलेबल है, लाइक सीरियल, मिलेट्स, पल्सेस, इवन हॉर्टिकल्चर, सभी क्रॉप्स के लिए ये इस तरीके का इंश्योरेंस हर एक फार्मर्स को अवेलेबल है, राइट। बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट में 10% प्रीमियम सब्सिडी के साथ गवर्नमेंट ये इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। उसके साथ नाबार्ड ने भी कुछ इस तरीके के स्टेप्स लिए ताकि हमारे फार्मर्स को इकोनॉमिक फैसिलिटीज मिले। लॉन्ग टर्म रूरल क्रेडिट फंड, इस फंड के जरिए नाबार्ड जो है रूरल एरिया में कोऑपरेटिव बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक्स को रिफाइनेंस करती है। उसके साथ एक और फंड बनाया गया है, प्रोड्यूस फंड, जो इसका फुल फॉर्म है नाबार्ड प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट फंड, राइट। इस फंड के तहत प्रोड्यूसर्स या फार्मर्स जो है उनके डेवलपमेंट और अपलिफ्टमेंट के लिए ये फंड यूज किया जाता है। उसके साथ गवर्नमेंट ने एक फंड बनाया जिसे कहते हैं प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड। जो भी फूड इन्फ्लेशन आता है हॉर्टिकल्चर, वेजिटेबल्स और फ्रूट की वजह से, तो ये फूड स्टेबलाइजेशन फंड इस इन्फ्लेशन वाले सिचुएशन में यूज किया जाता है ताकि प्राइस जो है क्रॉप्स की स्टेबल रह सके। तो इस तरीके की अलग अलग फाइनेंशियल फैसिलिटी भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, राइट। अब हम चलते हैं एग्रीकल्चर की मार्केटिंग फैक्टर। इंडिया में एग्रीकल्चर मार्केटिंग के सबसे पहले तो प्रॉब्लम्स क्या है? बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ मिडल मैन है, राइट। फार्मर्स और कंज्यूमर, उसके बीच में वो फार्म का प्रोड्यूस बहुत सारे मिडिल मैन से पास होता हुआ कंज्यूमर के पास आता है, और इसकी वजह से जो दाम फार्मर्स को दिए जाते हैं उससे कहीं ज्यादा दाम कंज्यूमर को उसी प्रोड्यूस के लिए चुकाने पड़ते हैं, राइट, क्योंकि सभी ये मिडिल मैन अपना कमीशन निकालते हैं। उसके साथ साथ हमारे यहाँ मार्केटिंग में या जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो जाता है उसमें स्टैंडर्डाइजेशन की कमी, ग्रेडिंग, राइट, उसमें जो मेजरमेंट होता है उसमें स्टैंडर्डाइजेशन की कमी, इनएडिक्वेट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यानी कि एग्रीकल्चर एरिया में प्रोड्यूस हो जाने के बाद ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की कमी होने की वजह से
फार्मर जो भी ट्रेडर जिसके पास ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है उसे जो दाम वो ट्रेडर बोले उस दाम में बेच देना पड़ता है, क्योंकि फार्मर खुद ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी की न होने की वजह से खुद उसे जाके मंडी में या डायरेक्ट कंज्यूमर को बेच नहीं सकता, राइट। स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर में ये भी एक प्रॉब्लम है कि ट्रेडर्स जो भी दाम बोले उसे बेच देना पड़ता है, अदरवाइज उसका जो क्रॉप का प्रोड्यूस है वो बिगड़ जाएगा, राइट। तो उसके पास स्टोरेज फैसिलिटी नहीं, इससे बार्गेन की कैपेसिटी उसमें नहीं रहती। क्रेडिट की फैसिलिटी फार्मर्स में नहीं। मोस्ट ऑफ द फार्मर्स आज भी जो है फॉर्मल बैंकिंग से जुड़े नहीं है, राइट। आज भी उन्हें क्रेडिट या इंश्योरेंस सिस्टम से आज भी वो जुड़े नहीं है, तो इसकी वजह से क्रेडिट की फैसिलिटी नहीं, फाइनेंस नहीं है, इसलिए खुद वो ट्रांसपोर्टेशन या स्टोरेज की फैसिलिटी खुद वो डेवलप नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते। उसके बाद उनके पास मार्केट की इंफॉर्मेशन भी नहीं होती, राइट। रियल टाइम मार्केट में उनके प्रोड्यूस का क्या दाम चल रहा है और ट्रेडर्स उसको क्या दाम उसको ऑफर कर रहा है, ये उसके बीच का डिफरेंस ये फार्मर्स नहीं निकाल पाते। इसकी वजह से ये होता है कि हमारे इंडियन फार्मर्स को उसकी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो रिटेल दाम में जिस दाम में बिकती है उसका सिर्फ 25% हमारे फार्मर्स को मिलता है, कंपेयर टू अगर यूएस के फार्मर्स के बारे में देखें तो उन्हें रिटेल प्राइस का 70% उनको अपने प्रोड्यूस में मिल जाता है, राइट। तो ये पूरी सिस्टम हमारे एग्रीकल्चर में क्या क्या फ्लॉज है, इसका सोल्यूशन क्या क्या हो सकता है। फर्स्ट, सबसे पहले तो ये बड़ा सा बैरियर एपीएमसी एक्ट को मॉडिफाई करो। गवर्नमेंट ने या यूनियन गवर्नमेंट जो मॉडल एपीएमसी एक्ट बनाया उसे सभी स्टेट में फुल लेटर एंड स्पिरिट में अप्लाई करना चाहिए। इस एपीएमसी के जरिए जो फार्मर्स है वो डायरेक्टली जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज होते हैं, जैसे हम देखते हैं कि रिलायंस फ्रेश है या फूड बाजार है, वहां पे अगर हम देखते हैं तो सब्जियों के दाम हमारे नॉर्मल सब्जी मंडी के दाम से कम होते हैं, कि वो डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं फार्मर के साथ, उन्हें यहाँ पे बीच में कोई मिडिल मैन नहीं होता है। और इसकी वजह से ऐसी इंडस्ट्रीज कंज्यूमर को कम दाम में जो है वो सारी प्रोड्यूस बेच सकती है, और फार्मर को भी इससे फायदा है क्योंकि उनको ये सारी इंडस्ट्रीज कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे इनपुट के लिए क्रेडिट देती है, राइट। कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी देती है, और ये सारी इंडस्ट्रीज वहां पे कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी के साथ साथ रेफ्रिजरेटेड वान्स इन सभी में फैसिलिटी के साथ उनके प्रोड्यूस को ले जाती है। तो इसीलिए डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इंडिया में डेवलप करने की बहुत जरूरत है, राइट। और उसके साथ साथ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की भी जरूरत है, जिससे हमारे वैल्यू एडिशन बढ़े, राइट, सेल्फ लाइफ बढ़े प्रोड्यूस की। तो इसीलिए एपीएमसी एक्ट को हटाने की जरूरत है, ताकि इस तरीके की प्राइवेट मंडीज भी आए, राइट। इससे ये भी हो सकता है कि फार्मर्स खुद जाके कंज्यूमर्स को डायरेक्टली अपनी चीजें बेच पाए, ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट हो। इस तरीके की जो फैसिलिटी है किसान मंडी, गवर्नमेंट ने बजट में इंट्रोड्यूस किया था कि हम किसान मंडी बनाएंगे, यानी कि फार्मर्स खुद डायरेक्ट जाके अपने फ्रूट और वेजिटेबल्स को कंज्यूमर्स को बेच सके, राइट। एपीएमसी एक्ट में से फ्रूट और वेजिटेबल्स निकाल दिए जाए और किसान मंडीज का डेवलपमेंट किया जाए। उसके साथ गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था कि वो फार्मर्स एंड प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करेंगे, यानी ग्रुप ऑफ फार्मर्स मिलके अपना एक कोऑपरेटिव बनाए, मार्केटिंग कोऑपरेटिव, और वो कोऑपरेटिव खुद अपने प्रोड्यूस के लिए मार्केटिंग करेगा, राइट, इंडस्ट्री के साथ लिंकअप करेगा। उसके साथ गवर्नमेंट ने ये भी सोचा है कि वो लोग यूनिफाइड नेशनल मार्केट इंट्रोड्यूस करेंगे, यानी कि हर एक स्टेट के बीच में आज इंटरस्टेट जो बैरियर्स है ट्रेड के वो हटा के एक नेशनल मार्केट हमारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए तैयार किया जाएगा। जो भी इंटरस्टेट डेवलपमेंट के लिए कमीशंस बने, उसके फेमस कमीशन, सरकारिया कमीशन, पूंजी कमीशन, ये कमीशन ने भी इस तरीके के यूनिफाइड नेशनल मार्केट बनाने के लिए रिकमेंडेशन दी थी। उसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी अट्याबारी टी कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम केस में भी बताया था कि इस तरीके की इंटरस्टेट फ्री मूवमेंट अगर एग्रीकल्चर की प्रोड्यूस की हुई थ्रू आउट द ट्रेड ऑफ इंडिया, तो ये हमारे इकोनॉमी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, राइट। तो इसीलिए हमारे गवर्नमेंट ने इस तरह के यूनिफाइड नेशनल मार्केट के बारे में सोचा है, एटलीस्ट नॉट इन फिजिकल फॉर्म, तो एटलीस्ट ऑनलाइन के जरिए, ई पोर्टल के जरिए सारे मार्केट को या सारे फार्मर को एक साथ जुड़ के इस तरह के नेशनल मार्केट को डेवलप करने की जरूरत है। उसके बाद चलेंगे स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया में स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर की भी एग्रीकल्चर में कमी है। इसके लिए गवर्नमेंट ने स्कीम इंट्रोड्यूस की जिसे कहते हैं ग्रामीण भंडारण योजना। इस योजना के तहत अलग अलग जगह पे, अलग अलग विलेजेस में, रीजन लेवल पे कोल्ड स्टोरेजेस का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, राइट। एफसीआई ने भी एक स्कीम इंट्रोड्यूस की थी, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स गारंटी स्कीम। इस स्कीम के तहत जो भी गोडाउन बनेगा पीपीपी से, यानी प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से, राइट, तो इस पब्लिक प्राइवेट पीपीपी मॉडल से कंस्ट्रक्शन किया जाएगा गोडाउन का, और वो गोडाउन को 10 इयर्स तक, यानी 10 साल तक वहां पे रेंट मिलता रहेगा, उसकी गारंटी भी एफसीआई ने दी। उसने कहा था कि स्टोरेज फैसिलिटी एटलीस्ट
4 मंथ के पीडीएस का जो रिक्वायरमेंट होता है वो रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए कैपेसिटी के कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएंगे। उसके अलावा गवर्नमेंट ने एफडीआई 100% अलाउ की है कोल्ड स्टोरेज कंस्ट्रक्शन के लिए, तो इस वजह से कोल्ड स्टोरेज के कंस्ट्रक्शन को बूस्ट किया जा रहा है। वेयर हाउसेस प्राइवेट और सीडब्ल्यूसी यानी कि सेंट्रल वेयर हाउसिंग कंपनी और स्टेट वेयर हाउसिंग कंपनी, उनसे रजिस्टर्ड किए हुए कोई भी वेयर हाउस या कोल्ड स्टोरेजेस नेगोशिएबल रिसिप्ट, वेयर हाउस रिसिप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट, वो इश्यू कर सकते हैं। ऐसी वेयर हाउसिंग रिसिप्ट को फार्मर्स इन वेयर हाउसेस के पास जाएगा जो रजिस्टर्ड है, राइट, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कमीशन से या फिर स्टेट वेयर हाउसिंग कमीशन से। वहां पे प्रोड्यूस देने के बाद उसे एक रिसिप्ट मिलेगी, उस रिसिप्ट के जरिए वो कमोडिटी एक्सचेंज में भी वो पार्टिसिपेट कर सकता है और साथ साथ उस रिसिप्ट के साथ में वो वहां पे एग्रीकल्चर लोन भी ले सकता है, राइट। इसके अलावा ये सारे बेनिफिट्स के देने की वजह है कि फार्मर्स इंसेंटिवाइज हो कि वो कोल्ड स्टोरेज का यूज करें, राइट। मार्केटिंग फैसिलिटी के लिए एफएमसी यानी फॉरवर्ड मार्केट कमीशन ने एक ई पोर्टल डेवलप किया जिसे एग मार्क नेट कहते हैं, यानी एग्रीकल्चर मार्केट नेटवर्क। इस ई पोर्टल में सभी हमारी कमोडिटीज, इंडिया में जो भी कमोडिटीज एग्रीकल्चर कमोडिटीज प्रोड्यूस होती है उनके रियल टाइम बेसिस पे वहां पे प्राइसेस लिखी जाती है। उसकी वजह से किसी भी एरिया में कहीं पे भी इंडिया का जो भी फार्मर कहीं पे भी रह रहा है उसे उसी टाइप पे अपनी कमोडिटी का प्राइस उसे मिलता रहेगा, राइट। रियल टाइम जो भी चेंज हो रहा है वो चेंज भी उस पोर्टल पे बनता रहेगा। तो इसीलिए मार्केटिंग फैसिलिटी यानी मार्केट की जो इन्फॉर्मेशन है वो फार्मर्स को 24/7 मिल सकती है, राइट। एग मार्क नेट जो है वो सारे मोस्ट ऑफ द स्टेट के जो एपीएमसी मार्केट है, किसान मंडीज है, किसान विकास केंद्र है, उन सभी के साथ कनेक्टेड है, राइट। मोस्ट ऑफ उसका नेटवर्क बन चुका है और भी नेटवर्क बड़ा बन रहा है। तो एग मार्क नेट एक ई पोर्टल है एफएमसी का, उससे भी मार्केटिंग में फैसिलिटी मिलती है। तो हमने एग्रीकल्चर के सारे फैक्टर्स को 1 by 1 स्टडी किया, क्रॉप्स, लैंड के इश्यूज, इरिगेशन के इश्यूज, न्यूट्रिशन, मॉडर्नाइजेशन, एक्सटेंशन सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज और मार्केटिंग फैसिलिटीज, राइट। तो ये एग्रीकल्चर का पोर्शन यहाँ पे खत्म होता है और एग्रीकल्चर से रिलेटेड